नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। और आप सभी का स्वागत करते हुए हम स्वागत कर रहे हैं जनरल पी रविशंकर जी का, जो सीधे जुड़ रहे हैं चेन्नई से हमारे साथ। तो वेलकम जनरल शंकर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बहुत दिन के बाद हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्साइजेंसीज। एक्सीजेंसी है अपना वर्ल्ड कप जो T20 चल रहा है, वर्ल्ड कप T20। क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हो तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ रहा है लाइव। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद बांग्लादेश। हाँ बांग्लादेश ठीक। इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद तारिक रहमान ने प्राइम मिनिस्टर का चेयर भी ले लिया, वोट टेकिंग हो गई। लेकिन वो यूनुस के रेफरेंडम का क्या हुआ? आई देखिए, बिलीव बड़ा यूनुस ने बोला कि पार्लियामेंट में जो ओथ ली जाएगी, सो दे विल बी टू ओथ। वन विल बी एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और दूसरी होगी टू दी, कोई रिफॉर्म काउंसिल बनाई थी उसके मेंबर का। हाँ, उसका ये एज तो वो पर मना कर दिया उसने कि नो रिफॉर्म काउंसिल, नथिंग, देयर इज नो करेक्ट। प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, तो इट्स अ वेरी मेजर थिंग जो हुआ है। वो बीएनपी के उनको जो नेता है, उन्होंने तो बड़ा क्लियर बता दिया कि कोई एमपी एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल के मुताबिक वोट नहीं लेगा। वोट लेंगे तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेंगे, और वो हो गया है। इसका मतलब क्या है, ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि 4-5 मुद्दे हैं बांग्लादेश इलेक्शंस के तुरंत बाद जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला मुद्दा ये रिफॉर्म काउंसिल का है। इसका मतलब जो एक्चुअली जो बांग्लादेश के इलेक्शंस के साथ एक रेफरेंडम भी हुआ था, और वो रेफरेंडम क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल बैठेगा और वो क्या क्या करेगा। इसका मतलब यूनुस जो है वो पहले ही तय कर रहा था कि आगे का गवर्नमेंट किस तरीके से बिहेव करेगा। उसमें खास करके ये था कि प्रधानमंत्री का टेन्योर 2 ही होंगे, और उसका पावर कम होंगे, ये वगैरह 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 वगैरह, और उसमें मोर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसका इरादा ये था कि वो प्रेसिडेंट बन जाए। बड़ा यूनुस का कहानी बड़ा क्लियर था, और उसने चलाया अपना कहानी। अभी जैसे पिछले 1.5 साल से चला रहा है, और इसने ये शुरू भी कर दिया। और ये पहले दिन ही इसके ऊपर बीएनपी ने बड़ा क्लियर स्पष्ट कर दिया कि पहले हम गवर्नमेंट बनेगा, पार्लियामेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो जिसका रेफरेंडम हुआ उसका बातचीत होगा, उसका विवाद होगा, विमर्श होगा, उसके बाद डिसीजन ली जाएगी जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये नहीं कि एक अनइलेक्टेड ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो यूसुफ चला रहा था, यूसुफ बोल रहा हूँ, यूनुस चला रहा था, जो वो बोले उसके ऊपर हम पूरा देश चले। उन्हें तो खत्म कर दिया। मेरे ख्याल में इसके साथ यूनुस का खेल पाकिस्तान में खत्म वर्चुअली। वो इसलिए क्योंकि बीएनपी और यूनुस के बीच में उतना ठीक नहीं था मामला, एक्चुअली देखा जाए। यूनुस वाज प्रमोटिंग कि वो स्टूडेंट्स के जरिए, जमात के जरिए एक सम काइंड ऑफ अ इलेक्टोरल ऐसे कू करना चाहता था। पहले तो उसने रेवोल्यूशनरी कू किया, और ये एक इलेक्टोरल कू करना चाहता था, पर वो हो नहीं पाया। और मेरे ख्याल में वो उसको बोल दिया कि भाई आप अपना फाइनल स्पीच दो और चलते बनो। और उसका दिमाग देखिए, उसने फाइनल स्पीच में भी ये बोला कि देखिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल है, भूटान है, 7 सिस्टर्स हैं, वो सब हमारे। अरे दिमाग उसका टेढ़ा है। और उसमें ये नहीं बोला कि 7 सिस्टर जो है इंडिया के हैं, उसके नहीं है। ठीक है, तो ये उसने वो भी He just पार्टी referred to Seven Sisters as a separate entity. एंटिटी, ये इंडिया के हिस्सा नहीं, इंडिया का जिक्र ही नहीं किया उसने। इंडिया का जिक्र तो हाँ, तो वो तो अभी मेरे ख्याल में उसका तो खत्म है उसका कहानी, और उसको एक नया जगह ढूंढना पड़ेगा। जिस तरीके से बीएनपी का अभी तक रवैया चला है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल आउट, यूनुस आउट, बट
लेट्स कम टू बीएनपी। देखिए ये जो इलेक्शन हुआ है ना, ये थोड़ा सिर्फ दो पार्टी थे मोटा मोटा, एक बीएनपी और दूसरा अपना जमात। इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो बीएनपी का ब्रूट मेजोरिटी है, 210 के करीब है, 209-10, 2/3 मेजोरिटी। बट इसमें ये जमात का भी मोर देन डबल हो गया। पहले उनके 31 सीट थे, अभी 77 है। सो दे हैव अ पॉलिटिकल वॉइस टुडे। हालांकि दे आर इन माइनॉरिटी, बट दे आर द मोर, दे आर द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, और उसका पॉलिटिकल वॉइस हो गया। अब बात यह है कि बांग्लादेशियों को थोड़ा सोचने की जरूरत है। वन मोर फैक्ट, या ज्यादातर सीट जो है वो जमात का वो इंडिया के बॉर्डर पे। नहीं, वो तो बांग्लादेश के बॉर्डर के, वो मैं आई कम टू दैट, आई कम टू जमात। ठीक है, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। राइट, अभी क्या है कि ये में बीएनपी इज गॉट अ मेजोरिटी, जमात माइनॉरिटी, और अवामी लीग वाज केप्ट आउट ऑफ द इक्वेशन। यही है ना। पिछले इलेक्शन देखिए जो 24 में हुआ था, उसमें क्या था, बीएनपी डिड नॉट पार्टिसिपेट। उन्होंने तो पीछे हट गए ना। इट वाज नॉट, ये नहीं कि उनको बोला गया कि भाई आके पार्टिसिपेट करो, उन्होंने पीछे मुकर गए। और उसमें क्या था, अवामी लीग वाज द मेजोरिटी, जमात फिर भी माइनॉरिटी था, और ठीक वैसे हुआ। अब का और अब की, उस वक्त का और इसके बाद एब्सोल्यूट मिरर हो गया। एक मेजर पार्टी दोनों इलेक्शंस में, एक मेजर पार्टी वाज केप्ट आउट ऑफ इलेक्शंस। राइट, रोल रिवर्सल हो गया। और इसके बीच में ये कहानी चला, रेवोल्यूशन, ये वगैरह 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 वगैरह। फर्क क्या है, उस वक्त 24 में जो भी था, अवामी लीग ठीक ही चला रहा था, और उनका इकोनॉमी दौड़ रहा था, हम दौड़ा रहे थे उसको, भारत। अब क्या है, वो पूरा बिखर गया, रोल रिवर्सल हो गया। इलेक्शन तो वही है, लीगलिटी ऑफ इलेक्शन वही है। कल के दिन अगर अवामी लीग वोट में आ गया कहीं पॉलिटिक्स में वापस, वो आएगा, ये भी बता रहा हूं, आ गया तो वो भी बोलेंगे ये लीगल इलेक्शन कैसा है कि हम तो थे नहीं। सो दिस इलेक्शन, आफ्टर द होल एक्सरसाइज, उतना ही लीगल है जितना वो 24 का इलेक्शन है। ये मोटी बात सबको समझ में आ, सिर्फ ये है कि बांग्लादेश और गरीब हो गया। That's the, बस फर्क यह है कि बांग्लादेश गरीब हो गया। उस वक्त अच्छा बड़ा बांग्लादेश था, जिसका इकोनॉमी दौड़ रहा था, गारमेंट एक्सपोर्ट, ये वो सब टप। तो गारमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर आते हैं। अब गारमेंट एक्सपोर्ट तो वैसे टप हो गया है। इनका ये भरोसा है कि यूएसए इनको गारमेंट एक्सपोर्ट करने देगा। अलग, अगर आप वहां से आप कपास खरीदो, यान खरीदो, यार यार ना धागा। हाँ यान खरीदो, और फिर आप, ये कहानी है ये। ठीक है, सेम कंडीशंस अप्लाई टू इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, क्योंकि इनका प्रॉब्लम क्या है, ये नहीं कि हम आप गारमेंट बना लो, एक्सपोर्ट करने के जरिया कहाँ है इनके पास। सबको आई ऑल्सो डिडंट, ये भी नहीं पता था कि अगर, ये पहले पहले की बात बोल रहा हूं, अगर गारमेंट एक्सपोर्ट ढाका से होता तो महंगा पड़ता इनको, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको सब्सिडाइज कर रहा था कि आप आके थ्रू, ये आपके गारमेंट्स पूरा दिल्ली ट्रांसपोर्ट करने के बाद और फिर एक्सपोर्ट करने से थ्रू दिल्ली वाज चीपर देन एक्सपोर्टिंग थ्रू थ्रू दिल्ली ढाका। और थ्रू कैलकाटा, तो कैलकाटा के और पोर्ट कैलकाटा से भी जो भी इनको, है, थ्रू थ्रू इंडिया, कैलकाटा, थ्रू इंडिया, हल्दिया, बोथ पोर्ट्स वर ओपन टू। जहां भी देवर ओपन। वो तो नहीं, पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट वाज चीपर टू गो थ्रू इंडिया, क्योंकि हमने इनको सब्सिडाइज किया हुआ था, और इट वाज फास्टर क्लियरेंस। अब ढाका में वो जगह भी नहीं है, अगर वो बना भी लेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल में इनका एक रिवाइवल, इकोनॉमिक रिवाइवल जो है ना, बड़ा मुश्किल होगा। उसके अलावा इनके पास कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। चाइना आएगा नहीं वापस आगे, क्योंकि चाइना में खुद का हालत खराब है। जी जिनपिंग तो वहां रो रहा है बैठ के, वो उसका और जैंग युगिया का रोज कुछ ना कुछ खबर आता रहता है। वो तो अंदरूनी मामला में व्यस्त है, वो तो छोड़ दीजिए।
सो बांग्लादेश का इकोनॉमी विल नॉट रिवाइव इजीली, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यू नो ये जो गवर्नमेंट है तारिक रहमान का गवर्नमेंट, उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। तारिक रहमान को खुद क्या है, वो गवर्नमेंट चलाना तो आता नहीं, पिछले 17 साल से तो देश से बाहर था, राइट। और जब ये देश में था, ये उसका माँ प्रधानमंत्री थी, और ये क्या करता था, ये सिर्फ नोट बनाना था, वो सिर्फ वो अपना कट लेता था हर एक में, सिर्फ करप्शन में लिप्त था। और ये एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा था जहां हर कॉन्ट्रैक्ट में इसका हिस्सा था। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है ये। और ये आर्म स्मगलिंग केस में भी इन्वॉल्व आर्म्स था। स्मगलिंग के केस में इसको हाँ, सजा हुआ और था, भाग गया था ये फिर ये। हाँ, भाग गया, इसीलिए तो भाग गया ये, राइट। और उसके ऊपर ये एंटी इंडिया स्टांस था इसका, क्योंकि ये जितने ये नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स वगैरह को ये श्रेय देता था, और इसका मतलब it was some kind of a रिंग लीडर इन दिस होल स्टोरी। तो ये जो इस टाइप का आदमी प्राइम मिनिस्टर तो बन गया, पॉपुलर वोट मिल गया है, और क्या ये आगे बढ़ पाएगा या नहीं, बांग्लादेश को रिवाइव कर पाएगा कि नहीं, ये मेरे को तो मुश्किल लग रहा है, साफ बात। अच्छा, उसके ऊपर इसका एक अपोजिशन भी है, जमात, वापस जमात पे आता हूं। ऑलरेडी जमात ने शुरू कर दिया बोलना कि ये इलेक्शन ठीक नहीं है, इट वाज मिसऑर्डर्ड इलेक्शन, चुराया हुआ इलेक्शन है। तो जो पहले बीएनपी और जमात का गठबंधन था, राइट, एक जमाने में, अब वो टूटेगा क्योंकि ये अपोजिशन वगैरह में है, ये अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के इसमें आ गए। और एक जमाने में अवामी लीग और बीएनपी साथ थे अगेंस्ट इरशाद का डिक्टेटरशिप, दोनों Correct. बेगम मिले हुए थे उसको गिराने में। अभी ये जो जमात को दबाने में बीएनपी को अवामी लीग की जरूरत पड़ेगी, आप देखिए आगे जाके। तो आप जो पॉलिटिक्स देखोगे, एक अजीब तरीके से का पॉलिटिक्स आप बांग्लादेश में देखोगे ये, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जमात के बारे में, जैसे मैंने बताया, जमात को 77 सीट जो मिले हैं वो सब बंगाल के साथ हैं। आप बंगाल के बॉर्डर के साथ हैं। और इस साइड देखिए, आप ऊपर से लेकर मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा, दिनाजपुर, ऊपर चले जाइए इस्लामपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं वो यहाँ के मुसलमान के डिस्ट्रिक्ट हैं। क्या ये इसमें मेल जोल है? मैं तो ये बोल रहा हूं कि क्या इन बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में क्या जमात को यहां से मदद मिला है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जब तक हम अपना अंदरूनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आगे का प्रॉब्लम बांग्लादेश के साथ रहेगा। हम यही सोचते रहते हैं कि रेडिकलिज्म हो, इस्लाम का इफेक्ट हो, जो भी है, बांग्लादेश से हमारे यहाँ आ रहा है। क्या ये उल्टा हुआ है इस वक्त? नहीं तो क्या हो सकता है कि जमात ना जीते। सी, वी हैव टू लुक। हम एक पॉइंट और भी है इसमें कि क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है, क्योंकि यूनुस वाज नहीं, ट्राइंग ये तो डाउट ही नहीं। देखिए, इलेक्शन कि तो वो फ्री एंड जमात के फेयर, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिता सके उतना वो कोशिश कर रहा था इनको जिताने की। तो ये वो कोशिश कहाँ से हो रहा था? एक तो यूएसए से हो रहा था, और एक हमारे यहाँ से हो रहा था थोड़ा बहुत। तो ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर बिल्कुल है ही नहीं। ये प्रॉब्लम यहाँ ही नहीं है। और दूसरा है वो असम के धुबरी, उन वो डिस्ट्रिक्ट्स जो जहां ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के अंदर जाता है, वहां भी जमात को सीट्स मिले हैं। धुबरी तो काफी मुसलमान डिस्ट्रिक्ट है, नगांव है, मुसलमान हाँ, 80 डिस्ट्रिक्ट है, 80%। 80%, राइट। तो कोकराझार है, जो कोकराझार का जो गोलपाड़ा है, ये पूरा इलाके इस मुसलमान के इलाके हैं। आप बोल सकते हो कि यहाँ वो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, असमी मुसलमान हैं, बट द इफेक्ट है। और ये प्रॉब्लम हमें बड़ा ओपन आइज से देखना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है मेरे को। क्योंकि इसमें हम बांग्लादेश के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, पर मैक्सिमम प्रॉब्लम इससे अगर अनचेक्ड रहा तो हमारे ऊपर होगा। और ये प्रॉब्लम हमारे अंदरूनी प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम नहीं है।
आप वहां से फ्लो बंद कर सकते हो, यहाँ से फ्लो तो नहीं आप बंद कर सकते हो ना। और यहाँ जो प्रॉब्लम है अंदरूनी, विद इन फ्रॉम वेस्ट बंगाल या दैट पार्ट ऑफ असम, अंदर आने से आप रोक नहीं सकते हो। सो वी हैव अ प्रॉब्लम हमारा खुद का। सो दिस प्रॉब्लम विल, एंड जमात को इतने सीट मिलना उचित नहीं है। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि ये वॉशिंगटन पोस्ट का जो समाचार निकला था और जो एक लीक वीडियो भी निकला था इलेक्शन से पहले, कि जहां एक इनका यूएस का कॉन्सुलेट का अधिकारी ये बोल रहा है ताकि वो जमात को जिताना चाहता था, और जमात अगर आएगा तो वो करे क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यूएस का क्या रोल होगा आगे? क्या यूएस तरीक रहमान को सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, या छोड़ देगा हाथ, या क्या करेगा, ये हमें पता नहीं है। क्योंकि ये जो लार्जर इशू है, ये अगर यूएस बांग्लादेश को हमारे अगेंस्ट भड़काएगा या तरीक रहमान को भड़काएगा और हाथ देगा, तो हमारा लार्जर इंडिया यूएस रिलेशनशिप के ऊपर असर पड़ेगा। और ये बात हमें यूएसए के साथ क्लियर बात करने की जरूरत है। हमें कोई ये डाउट नहीं है कि ये जो नया एम्बेसडर है सर्जियो गोर, उसके साथ हमें साफ बैठ के बात करना पड़ेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ सर्जियो गोर जो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, उसके साथ बात करने की जरूरत है, क्योंकि ही इज ऑल्सो द स्पेशल एनवॉय फॉर सेंट्रल साउथ एशियन एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स यूएस का। इसका मतलब ये जो बांग्लादेश में यूएस एम्बेसडर बैठा है, ये इसके अंडर काम करता है, उनका सिस्टम ऐसा लगाया है। सो वी शुड गेट इनटू अ क्लियर आइडिया विद कि भाई आप अगर इंडिया का दोस्ती चाहते हो तो आप बांग्लादेश से हट जाओ और हमें डील करने दीजिए। और ये बात जो है, मैंने सोचा कि मैं पिछले साल वापस जा रहा हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप का मेल मिलाप हुआ था व्हाइट हाउस के अंदर, एक पत्रकार ने सवाल पूछा था दोनों को कि भाई बांग्लादेश का सवाल आप कैसे सुलझाओगे। तो उस वक्त ट्रंप ने साफ बोला था कि मैं प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ देता हूँ, उंगली भी यस दिखाया कि यस भाई यस वो, यस 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 राइट, यस, राइट। बिल्कुल तो ये कहा था। ये लीव राइट, बांग्लादेश ये टू द प्राइम मिनिस्टर। लिव, हाँ, तो ये बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस लेके आ रहा हूँ। हमें याद कराना पड़ेगा पाकिस्तान, ये यूएसए को, कि भाई देखो ये कहानी याद कीजिए उस वक्त, और लेट अस सॉल्व बांग्लादेश टुगेदर अगर दोस्ती चाहते हो। ये नहीं हो सकता कि एक साइड हम दोस्ती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उनका एडमिरल आया हुआ है इधर, वो वेस्टर्न कमांड में जा रहा है, ब्रीफिंग ले रहा है, ये अपना सर्जियो गोर बेंगलोर में जा रहा है, ऑटो रिक्शा में जा रहा घूम रहा है, आईटी देख रहा है, इडली खा रहा है उधर, वो एक अलग कहानी है। और पर वो बांग्लादेश में आप वो वो तो हर अमेरिकन एम्बेसडर करता है। पिछला वाला नहीं, तो वो करता, वो था, वो तो डांस वांस भी किया करता था। तो ये मैं मानता हूं। पर अगर वो सोचते हैं कि नया डील है हमारे पास, एफटीए हो गया, ये हो गया, पर बांग्लादेश के ऊपर भी एक विचार से काम करने की जरूरत है हमें। ये नहीं होना चाहिए कि वहां यूएसए आके बांग्लादेश में बैठ गया और हमारे ऊपर निगरानी रखे और हमें खींचने के चक्कर में हो। और ये सी, आई वुडंट हैव स्पोकन ऑल दिस, क्योंकि ये खुलासा कहां से हुआ, ये वॉशिंगटन पोस्ट से हुआ, उन्हीं का मीडिया है। उन्हीं ने तो खुलासा किया कि भाई अमेरिका इज हेल्पिंग जमात। ये तो मेरा खुलासा नहीं है, आपका खुलासा नहीं है। तो ये डेंजर है जिसको हमें समझना चाहिए, और हमें वी हैव टू हैंडल, राइट। नेक्स्ट थिंग इज पाकिस्तान के बारे में देखते हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है अभी। मैच सोचता हूं एक अच्छा मौका है किसी तरीके से, ये वी शुड हाईलाइट इट। ये भी थोड़ा हिस्ट्री में वापस जाऊंगा। ये तारिक रहमान का फादर जो है ना, जियाउर रहमान, ही वाज द वन ऑफ द ओरिजिनल फ्रीडम फाइटर्स। यस, अगर आप चटगांव में आई थिंक ही चटगांव में रिबेल्ड ये, चटगांव में। हाँ, अगर आप देखोगे तो जब मुजीबुर रहमान उस वक्त बांग्लादेश का आजादी का झंडा लहराया था, 3 दिन के बाद इसने भी अपना पैरेलल झंडा लहराया इन चिटगांव हिल ट्रैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। और इनका जो
हिस्ट्री है इज अगेंस्ट पाकिस्तान। सो मेरे ख्याल में वो कहानी हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। चिट्ठी लिखो, हमें आर्टिकल्स लिखो, अपना यू नो थ्रू कॉन्सुलेट बात करो। वी हैव मेथड्स वेयर दिस एस्पेक्ट हैज टू बी हाईलाइटेड सो दैट पाकिस्तान आईएसआई डज नॉट गेट एंट्री। ये जो ओवर फ्लाइट्स हैं, डिफेंस डील्स हैं, ये जो पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, उसको वी शुड बी वेरी क्लियर कि भाई अगर आप भारत से मदद चाहते हो, भारत से आपको बिजली चाहिए, तेल चाहिए, पानी चाहिए, इनका तो यही है ना, साबुन भी वो हमारे हमसे मिलता है, साबुन तेल पानी सब कुछ ही इंडिया से ही मिलेगा आपको। तो आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, और मेरे ख्याल में तारिक रहमान मान जाएगा, ये इसमें डाउट नहीं है मेरे को। तो पाकिस्तान को पहले आउट करो, और दूसरा विद विद यूएस से ये बात करना चाहिए, ठीक है आपके साथ हम मिलेंगे, बांग्लादेश को सुधारेंगे, हमारा अपना ये भी ठीक करेंगे, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएस चाइना को बाहर करो। ये डेंजर है, क्योंकि पहले से अभी से नहीं, इतिहास ये है, ये इसका बाप जो है ना, जियाउर रहमान, इसी ने ही वाज द वन हु स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स चाइना। इसका उसका सोच विचार उस वक्त ये था कि भाई हमारे लिए तो एक ही देश है जो हमारे विरुद्ध काम कर सकता है अब बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो इंडिया है। तो इसलिए अगर इंडिया मेरा दुश्मन बन सकता है तो मैं क्यों इंडिया से हथियार खरीदूं। मैं इसलिए जाके इसने चाइना से खरीदा था उस वक्त, और वो रवैया चला आ रहा है। तो ये कहीं ये लिंक है, पर ये और बट एट द सेम टाइम अब के बाद, अब इस वक्त वी हैव द चॉइस टू ब्रेक दैट लिंक, क्योंकि चाइना का अंदर प्रॉब्लम है, यूएसए के साथ बात कर सकते हैं, और एक ट्राइपैट्रिएट काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट बिटवीन बांग्लादेश, यूएसए एंड इंडिया करना चाहिए, जिससे हम चाइना को आउट कर सकते हैं। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न। ऊपर आप देखिए, रिवर वाटर शेयरिंग का ट्रीटी अभी दोबारा करना है, तो उसके साथ बात कर सकते हैं हम। बिजली बंद हुआ है, सब कुछ तो हमारे से ही जाता है, उनको और कोई क्या देगा। इसके वो साथ तो हो साथ गई साहब, वो पूरा एक्सेप्ट 176 किलोमीटर उनके ऑल पास देयर कुछ बॉर्डर है नहीं, विद तो इंडिया। राइट। तो अभी ये नए गवर्नमेंट के साथ बात करने की जरूरत है, उनको बड़ा क्लियर बताना पड़ेगा कि भाई देखिए आपको हम सब कुछ दे देंगे, पर हमारा ये रेड लाइंस है। ये इसके बारे में हमने पहले भी बात किया। रेड लाइन बड़ा सिंपल है, आपके यहाँ से कोई यहाँ अंदर नहीं आ सकता, घुसपैठी नहीं हो सकती है। और हमारा खुद डाल दीजिए 50 किलोमीटर का, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरा ख्याल ये है कि 50 किलोमीटर इनसाइड बांग्लादेश एक लाइन डाल दो। अगर इस इलाके में कोई हरकत ऐसा हो जो इंडिया के विपरीत हो, तो इंडिया रिजर्व्स द राइट टू डू एनीथिंग इट वांट्स। कुछ भी कर सकते हैं हम, अगर फायर करना है तो फायर भी कर सकते हैं। और ये जो चेंज ऑफ स्टेटस करने की जरूरत है जब हम ये डील्स करते हैं, इस तरीके से करना है, क्या करना है वो ये है। ये वापस ये नहीं जाना चाहिए हम दोस्त हैं, हम ये है, आप हमारे ऊपर ये सब भूल जाइए। क्योंकि ये जो बांग्लादेश, जो नया बांग्लादेश के साथ हम बात कर रहे हैं, वो पुराना बांग्लादेश नहीं है। So I think we need to sort all this out and put a red line on बांग्लादेश कि बांग्लादेश क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आई थॉट ये सब है बांग्लादेश के बारे में। इसके बारे में और कोई पॉइंट है जो आपके मन में आ रहा है, हम डिस्कस कर सकते हैं। ये जो आपने बात कही, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न, कि बांग्लादेश के संदर्भ में इंडिया और यूएस का कॉमन इंटरेस्ट है चाइना को बाहर रखना। यस। और यूनुस ने जो है वो चाइना के साथ में बहुत ही पींगे बढ़ाई थी, जो भी वो 1.5 साल के आसपास जितना उसने रूल किया उसने में। तो ये कितना वायबल रहेगा कि चाइना को बाहर, तो भारत भी रखना चाहता है और अमेरिका भी रखना देखिए, चाहता है। बात यह है कि ये वायबल तब होगा अगर भारत और यूएसए के बीच में एक समझौता हो। इसीलिए मैंने वो सर्जियो गोर के बारे में बात किया था
क्योंकि ये यहाँ का सबसे सीनियर प्रतिनिधि है, एम्बेसडर है, उसके साथ बात करो यहाँ दिल्ली में। और वो दिल्ली में, इसीलिए मैंने जिक्र किया, वो ऑटो में जा रहा है, दिल्ली इडली खा रहा है, सांबार खा रहा है, ठीक है खाइए, पर बात करो। और एंड ऑल्सो ये मौका यूं इसलिए है कि ये सर्जियो गोर जो है, ये ट्रम्प का क्लोज सर्कल में है। ये बताया जाता है कि ही इज 1-to-1 विद ट्रम्प। ओके, तो और हाँ, ये ट्रम्प ने इंडिया यूएस ट्रेड डील को भी फैसिलिटेट इसने किया है, इस ऐसा बोलते हैं। फैसिलिटेट इसने किया है, तो इसके पास वो है। तो वी हैव दिस कॉन्ड्यूट, वो एक अच्छा कॉन्ड्यूट है, उसको बताइए। अगर आप इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप अच्छा है, तो और ये रिलेशनशिप हमें अगर अगेंस्ट चाइना इस्तेमाल करना है, तो बांग्लादेश में क्यों उल्टा हो कहानी। अगर इंडिया और यूएसए आर नॉट ऑन द सेम पेज इन बांग्लादेश, चाइना अंदर आ जाएगा। सो आई थिंक वी शुड डू, एंड वी शुड टेल कि भाई इंडिया यूएस बात करके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश को चाहता है, सब कुछ चाहता है, हम दे देंगे। इट्स नॉट नेसेसरी दे हैव टू गो टू चाइना टू फॉर लोन्स वगैरह। वैसे चाइना का हालत भी बुरा है, उनको भी पता है, वो बेवकूफ नहीं है। चाइना सो तो बड़ा हाई इंटरेस्ट पे लोन देता है वैसे भी सभी को। यस, आई एग्री विद यू। तो बट एक चीज है, हसीना ने जो किया था पहले, इसने बीआरआई ज्वाइन तो कर लिया, बट शी डिडंट टेक मेनी ग्रेट लोन्स चाइना से। ये एकमात्र कंट्री है बांग्लादेश जो सद के लिया है लोन्स। इट्स नॉट आउट ऑफ देयर हैंड। तो दे इट इज नॉट, ये नहीं कि ये चाइना के चुंगल में फंसे हैं, जैसे श्रीलंका फंसा हुआ है या पाकिस्तान फंसा हुआ है। ये देयर इन मैनेजेबल थिंग। वो चीज अच्छी की थी शेख हसीना ने। तो सो आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू। और हाँ, एक और बात है, शेख हसीना के बाद याद आया, एंड वी शुड टेल बांग्लादेश कि भाई ये भूल जाओ, शेख हसीना को हम कभी वापस नहीं देंगे आपको किसी तरीके से इसकी। करेक्ट। और वो जो फरक्का वाला भी जो ट्रीटी था, वो रिपीट नहीं होगा। दे विल बी, रिपीट नहीं, या सो आई थिंक वो इतना ज्यादा कंसेशन दे रखा था बांग्लादेश को, तो ऐसा लगता था जैसे बांग्लादेश कि को, बांग्लादेश इज अपर राइपेरियन एंड नॉट इंडिया। हाँ, तो नहीं, ये नहीं, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, आपको सब देंगे हम, बट आप बदले में हमें क्या दोगे। यही है ना, डील डील करो, अभी डील सही तरीके से हाँ, करो। और आपको जो है वो पाकिस्तान से दूरी बनाना पड़ेगा। तो आप ये तो देखिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान चाइना का से दूरी रहो, हाँ, रेडिकल इस्लाम बंद ये करो, और बस ये है। बट लास्ट पॉइंट ये है, मैं बांग्लादेश का ये हाल हो गया। आप ये देखिए जो सारा जो वर्ल्ड कप का नाटक हुआ कि वर्ल्ड वो कप में उसमें भी बांग्लादेश हार नहीं खेला, हार गए। वो सारा पाकिस्तान के चक्कर में हुआ। अदरवाइज बांग्लादेश पाकिस्तान की का भारत हालत को तो क्या आप देख ही प्रॉब्लम। रहे हो ना। बांग्लादेश का क्रिकेट जो है वो भारत ने ही आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ा है तो, या पहले सबसे पहले टेस्ट मैच जो खेला गया था बांग्लादेश यस, के साथ, हमारे इंडिया साथ ही खेलता खेला था। गया था। हम ही उनको लेके आए अंदर, हम ही उनको सब कुछ दे रहे मैं थे। तो बिकॉज आई बीन एसोसिएटेड विद क्रिकेट, मुझे तो वो पूरा क्रिकेट, पता यस। है। वो जगमोहन डालमिया 1999 में तो इनके यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर तक नहीं था। तो 1999 में इन्होंने वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप था वो, वहां पे एक पाकिस्तान को हरा दिया। और उस एक इंस्टेंस को लेके और डालमिया ने पूरे आईसीसी में एसोसिएट्स को और सबको मोबिलाइज करके और बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलवा दिया। दे डिड नॉट डिजर्व इट, दे डिड नॉट हैव द स्ट्रक्चर। नहीं, वो अलग बात है, बट बात यह है कि हमने सब कुछ करने के बाद जिस तरीके से इनका व्यवहार देखे क्या हुआ है, इट्स नॉट लाइक ऑल दिस स्पोर्ट्स के साथ भी ये है, एंड वी शुड बी क्लियर कि करना क्या है। ये बांग्लादेश को मदद करेंगे, पर मदद तभी उनको मिलेगा जब वो यस हमारी यस, बात सुनेंगे। कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस अप्लाई, right? So that is very clear. I think this is what I had to say about Bangladesh. We can, और इसीलिए दे कैन ब्रीथ इजी आल्सो लिटिल बिट। कि अब वो जो अगर वो रोज चिकन नेक नहीं चिल्लाएंगे तो उनका चिकन नेक भी सेफ रहेगा। नहीं, वैसे भी मेरा मेरा मानना ये है कि ये चिकन नेक के बारे में हम सोच है, ये एक सोच की बात है। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लियर कि चिकन नेक
का कोई इज नॉट इन डेंजर। किससे डेंजर है वैसे देखिए, चाइना से। चाइना बहुत दूर है, वहां से चाइना आ नहीं सकता। चाइना का तो खुद का मैं तो ये जीव कहता है हूँ, ना। नहीं, मैं तो एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि कल को मान लीजिए देयर इज एन इमरजेंसी एंड आर्मी कमांडर डिसाइड्स कि भाई हम घूम के नहीं जाएंगे, सीधे तेतुलिया कॉरिडोर से निकल जाएंगे, वो तो कौन है है ना, रोकने वाला? टेटुलिया कॉरिडोर से आउट कर दो। वो तो देखिए, वो तो अपना प्लान है। दैट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर प्लान। मैं बता रहा हूँ हम्म, आपको, हम्म, इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर प्लान। अभी तो हमारे गवर्नमेंट तो एक अंडरग्राउंड टनल भी बना रहा है उधर, खत्म बात। एक वहां देवर सी, आई हैव बीन इन दैट एरिया। मैं ये बता हम्म, रहा हूँ, मेरा बच्चे जो है ना वहाँ पढ़े हैं उस इलाके में। हम्म, सुकना में आर्मी स्कूल कपरेल में पढ़ते थे, 3 साल वहां पढ़े थे। वहां मेरा 3 साल का पोस्टिंग है। मैं वहां चप्पा चप्पा देख चुका हूँ उस इलाके को। हम्म। नो, वहां मेरे कभी भी ये नहीं मैंने महसूस किया कि वो डेंजर है वो कॉरिडोर। हम रोज वो हफ्ते 10 दिन में एक बार उस वहां चक्कर होता ही था। आई नेवर फेल्ट दिस कि ये हम देखते थे बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, वो रोड नजदीक जाता है, हम मेन रोड हमारा। आई नेवर फेल्ट एनीथिंग। क्या करेंगे वो? आई डोंट थिंक सो, बट आई थिंक मैं तो ओवरऑल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, क्या अगर इमरजेंसी की बात हो रही इमरजेंसी तो कि इमरजेंसी भी नहीं आएगा सर। इमरजेंसी भी नहीं आएगा, ये मैं अभी इतने साल से नहीं आया, तो इस अभी अब की बार अभी और क्या हम्म, आएगा? तो एक्चुअली मैं तो अगर आप संसद एक टेक्निकल में बात कह रहा हूँ देखो। कि भाई वी कैन ऑलवेज गो हाँ, थ्रू तेतुलिया टेक्निकली कॉरिडोर, वी यस, कैन ऑलवेज गो थ्रू नेपाल, क्या या यू कैन प्रॉब्लम? गो थ्रू, देयर नो प्रॉब्लम, देयर नो प्रॉब्लम। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ये जो रिजल्ट हुआ है इलेक्शन का रिजल्ट, वो ठीक है, हमें एक रास्ता दिखाता है आगे। अगर जमात आ गया तो देखिए, हमारे एक बड़ा सरदर्द हो जाता। एटलीस्ट नाउ दैट बांग्लादेश नेशनल पार्टी हैज कम, जिसके साथ हमारा विदेश मंत्री पिछले महीने जाके बांग्लादेश में बात किया इनके साथ। हमारा एम्बेसडर ने भी पहले बात किया, इसके साथ बातचीत जारी रखा था। और हमारा स्पीकर साहब भी गए हैं इसके इनॉग्रेशन में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वाज हियर विद प्रेसिडेंट मैक्रोन। सो मेरे ख्याल में अंडर द कंडीशंस रिजल्ट बेस्ट रहा है। अभी अभी आगे किस तरीके से देखेंगे, देखते हैं। करेक्ट। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल बात कर लेते या हैं। अभी हमने ये देखा, इंडिया एंड फ्रांस और मीटिंग यस्टरडे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मैक्रोन दोनों का मुलाकात हुआ। और जो डिफेंस कोऑपरेशन है दैट इज गोइंग नेक्स्ट लेवल। और उधर वो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो मार्को रूबियो जो है, वो कॉलोनाइजेशन वाले पुराने प्रिंसिपल्स जो है वो उसको कह रहा है कि साहब इट इज फॉर अस टू कॉलोनाइज द वर्ल्ड अगेन। तो ये हाउ इज इट कि भाई जो उसके जो जो कॉलोनाइजर्स थे यूरोपियंस, दे सीम टू दे डू नॉट सीम टू बी वॉइसिंग द सेम ओपिनियन। देखिए, बात यह है कि अ, ये कॉलोनाइजेशन और यू नो दी व्हाट, जो भी बात हुआ, मैक्रोन ही नहीं, रूबियो ने भी ऐसे ही बात किया था। मार्को रूबियो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसी ने उसके किया स्पीच के मेनली। बाद, हाँ मेनली तो उसने किया, और उसके तहत इन्होंने भी किया। उसका प्रॉब्लम क्या है कि यूरोप छूट रहा था उनके हाथ से। सो ही स्टार्टेड कि भाई मिलाप करके विल रीस्टार्ट कॉलोनाइजेशन। अगर हम साथ हैं, हम हमारा हिस्ट्री कॉलोनाइजेशन का है, हम साथ रहेंगे, और फिर सबको सब कुछ होगा वगैरह वगैरह। सो मेरे ख्याल में म्यूनिख से कॉन्फ्रेंस में ये बात तो हो गया, पर उसके बाद क्या होगा वो किसी को पता नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में यूरोप वाज नॉट फुली कन्विंस्ड अबाउट कॉलोनाइजेशन, राइट। खास करके जर्मनी। मैं जर्मनी में जा रहा हूँ, वापस फ्रांस में जर्मनी के आऊंगा। पास तो बेचारे के पास कोई कॉलोनी है ना, है नहीं। है ही नहीं। फ्रांस के नहीं, पास तो पहले अभी भी है, कॉलोनी वो थे, अफ्रीका में दुनिया भर का उसका पुराना अफ्रीका कॉलोनी अभी में भी वो थे, वहां पर वो इनडायरेक्टली। छोड़ दिया। बट सो राइट, बट कॉलोनी के ऊपर इनका क्या यूके दोबारा रिकॉलोनाइज कर सकता है?
क्या फ्रांस भी रिकॉलोनाइज कर सकता? वो यूके तो कर नहीं रिकॉलोनाइज सकता। हो रहा है। वो खुद अपना कॉलोनाइज हो रहा है। नहीं, वो हालत ही एक्चुअली फ्रांस में भी देखिए, फ्रांस का फुटबॉल टीम देखिए, फ्रांस का फुटबॉल टीम में जित कॉलोनी के लोग ही हैं जो काम वहाँ उस टीम में है। तो यस फ्रांस और यस, राइट, आप लास्ट उनके फ्रांस का पुराने फुटबॉल ग्रेट फुटबॉलर्स आप देख लीजिए कि वहां के हैं यहाँ, हाँ खुद वो का कोई जिदान था, गोरा तो है ही नहीं। जिदान था वही, जिनेडिन हाँ जिनेडिन, जिनेदिन जिदान, जिनेडिन ये जिडान वो अल्जीरियन था। ये एम्बापे है, ये भी उसी हाँ नेसेंट एम्बापे, का है। ये सब वहां के हैं, ये इनके कॉलोनीज के हैं ये। सो आई डोंट थिंक दैट इज नॉट मच ऑफ अ थिंग, बट जो बात हमारे साथ हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, राइट। और फ्रांस का और हमारा रिश्ता जो है ना काफी गहरा है। आप एक चीज देखिए, हालांकि फ्रांस भी था हमारे साथ, यहाँ कॉलोनाइजेशन पौंडीचेरी वगैरह ये थे यहाँ, इनके कॉलोनी यहाँ भी था। और अंग्रेज और इनके बीच में लड़ाई होता रहता था यहाँ भारत के अंदर, राइट। आफ्टर ऑल पौंडीचेरी यहाँ चेन्नई से थोड़ा साउथ था, चेन्नई में इनका पहले यहाँ प्रेसिडेंसी था, फ्रेंच प्रेसिडेंसी पौंडीचेरी में था। इन दोनों के बीच में लड़ाई होता था, वो आकर फ्रेंच हार गए तो उनको भगा दिया, और ये अंग्रेज आके यहाँ राज कर लिया, वो अलग बात है। बट अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच में, फ्रेंच पीपल आर मोर अकोमोडेटिव एंड मोर ओपन माइंडेड देन इंग्लिशमैन, राइट। और वफादारी भी ज्यादा है, जो जितना भी मैंने देखा है। अम, आप देखिए, पहला विश्व युद्ध में और दूसरा विश्व युद्ध में भारतीय लोग और भारतीय फौज ने जाके वहां काफी वाज पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और काफी कैजुअलिटीज हुए हैं। और ये फ्रांस हैज रिकॉग्नाइज्ड इट। ये अब की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। 2 बार हमारा इंडियन आर्मी के बटालियंस ने ऑन शैम्स इलीसी वो उन्होंने मार्च किया है। जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, जो अभी आजकल कर्तव्य पथ, पहले हम राजपथ बोलते थे, जिसके ऊपर हमारा रिपब्लिक डे परेड होता है, उनका भी होता है। उनका बैस्टिल डे में भी होता है और वगैरह, और उनका जैसा हमारा कर्तव्य पथ है, उनका शैम्स इलीसी है। और हर वक्त जो बुलाते हैं उनको सबसे पहले कंटिंजेंट होता है। हमारे 2 बटालियंस जाके वहाँ उन्होंने किया था, मेरे ख्याल में एक मद्रास रेजिमेंट का बटालियन है और कुछ। तो ये जो रिश्ता है काफी पुराना है, और मैं खुद देख चुका हूँ 2015 में एक फ्रेंच टीम जो है और डिटैचमेंट, वो हमारा मार्चिंग कॉलम में सबसे आगे किया, पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त इनका प्रेसिडेंट था हॉलैंड। इनफैक्ट ही केम 2015, मेरे को अभी भी याद है, ही केम 14 में मेरे ख्याल में ओबामा आया था, और 15 में हॉलैंड आए थे। तो आई सॉ दैट रिपब्लिक डे, आई स्टिल रिमेम्बर इट, एंड दैट फ्रेंच कॉन्टिजेंट गोइंग। सो और हमारा जो रिश्ता है काफी पुराना है। और ये जो भी राफेल के जरिए हुआ है, ये भी नया है, नहीं है। पहले भी हमारे पास मिराज एयरक्राफ्ट थे, पहले भी हमारे पास एल्यूट हेलीकॉप्टर्स थे, पहले भी हमारे पास ब्रांड मोटर्स थे, आर्टिलरी में हमारे पास फ्रेंच मोटर्स थे, और एमिनेशन हम वहां से खरीदते थे। सो ये इंडिया फ्रांस का रिश्ता इज नॉट न्यू, पहले बात। और अभी जो रफाल का डील हुआ है, इट वाज आफ्टर अ प्रोसेस, राइट। ये जो प्रोसेस शुरू हुआ 2010 के करीब, 2010 भी नहीं, उससे पहले शुरू हुआ था, और ये इट्स अ मैच्योरिंग प्रोसेस। और जिस तरीके से हमारा इंडियन एयरफोर्स के प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको पता, हम सबको पता है कि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ गिर रहा है, हवाई जहाज नहीं है। और उस हालत में ये जो डील हुआ है रफाल्स का, वो ये अच्छी बात है, राइट। इसके वो ऊपर बहुत आलोचना हो रहा है, बट आलोचना मैं समझ में नहीं आता। और कोई है ही नहीं हवाई जहाज आपको रेडीमेड मिलने के लिए, आपको ये तैयार है देने के लिए। आपका खुद का एम का बोलो या तेजस बोलो, टाइम लग रहा है। वो सो तो वी 10 शुड ईयर्स अवे गो इन सर, फॉर 10 ईयर्स अवे। 10 years अवे। सो ये आपको अगले साल से शुरू हो जाएगा। सो वी शुड टेक, पहले आपका एक्सपीरियंस है रफाल्स के ऊपर, 36 रफाल जो आपने लिया, उसके बाद रफाल मराइनर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया अप्रैल में,
ये आपके एयरक्राफ्ट कैरियर तो आपके पास 2 हैं, उसके ऊपर हवाई जहाज तो भी चाहिए, तो वहां आ रहे हैं। तो वो उसके बाद ये बन रहा है, और इसका जो है मैक्सिमम इंडिया में बनने वाला है 40% तक, राइट। 40 to 50% इंडियन कंटेंट होगा। ये तो सोच विचार हो गया। और मेरे ख्याल में अभी जो मैक्रोन साहब आए हैं, जिस तरीके से अभी तक जासो ने वो जॉइंट उसका अनिल अंबानी वाली कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक भी ले लिया। ले लिया, और अभी वो टाटास के साथ वो गठबंधन करके वहां से शुरू करेंगे प्रोडक्शन। सो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड थिंग, राइट, इट्स अ गुड थिंग। 114 आएंगे, और उसके साथ साथ आप सैफरान के साथ बात करके इंजन भी ले सकते हो एमका के लिए, या किसी चीज के लिए। तो वो तो चल इंजन रहा है, वो दैट टेक्नोलॉजी इज इन एन एडवांस वो तो स्टेज। हो रहा है, दैट्स पार्ट। और ये दिस इज तो पार्ट डीएसी ने एचएएल के किया ना साथ। सर, तो डीएसी ने तो उसको अप्रूव कर दिया नहीं सैफरान नहीं, वाले हो को। गया है। नहीं, मैं अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट कल निकला था, इंडिया फ्रांस का जॉइंट स्टेटमेंट आफ्टर हमारा प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट मैक्रोन के बाद में ये बात है, ये क्या क्या है। एक तो साफरान के साथ इंजन का जिक्र हो गया, एचएएल और साफरान का फॉर इंजन। और ऑफ कोर्स ये जो पार्टनरशिप है इंडिया और फ्रांस का, इट विल बी अ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एयरक्राफ्ट का है ही, एमआरओ का भी है इसके अंदर। एमआरओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल के आपका ऑलरेडी टाटा एयरबस डील हो गया। हालांकि आपने टाटा एयरबस स्पेन के साथ किया, एयरबस का मेन हेडक्वार्टर फिर भी फ्रांस में ही है। सो टाटा एयरबस का डील हो गया। आप सिर्फ टाटा फौज के एयरबस तो बारे वो में बना मत। ही रहे हैं ना, वो C295 ऑलरेडी। सी 295, यस, बट वो जो एयरबस जिसके साथ हम बना रहे हैं गठबंधन, वो एक्चुअली इज अ स्पेनिश आउटलेट। एयरबस का ही है, बट एयरबस स्पेन। ओके, सो दैट्स ओके, दैट्स अ टेक्निकलिटी। नाउ द पॉइंट इज, इससे क्या है कि आपको धीरे धीरे यू विल स्टार्ट गेटिंग सिविल एयरक्राफ्ट ऑल्सो। सी, हमारा जो सिविल एयरक्राफ्ट का सिस्टम जो है वो बढ़ रहा है। वी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरफोर्स ने एविएशन सेक्टर इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से हमारा जीडीपी बढ़ता जा रहा है, वी गोइंग टू बी। उससे क्या है, हमें आपको एमआरओ चाहिए, आपको और हवाई जहाज चाहिए, राइट। सो यू विल गेट मोर, देयर इज नो और प्रॉब्लम, दैट इज रीजनल वन। जेट का तो एम्ब्रायर से हो रहा है, वो एम्ब्रे डील का वो जो है एम्ब्रायर एम्ब्रेयर से से, हो रहा है, उसके अडानी लिए का हो रहा है ब्राजील वो। का। वो ब्राजील का आ रहे हैं ना, मेरे ख्याल में कल आ रहे हैं प्रेसिडेंट लूला हाँ, उसके साथ। वो सो वो 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 भी अडानी होगा। अडानी से हो रहा है, उसका अडानी एयरोस्पेस से। हाँ, सो दैट इज द सेकंड पार्ट जो, राइट। सो इट्स देयर, प्लस फ्रांस से हमें टेक्नोलॉजी मिलेगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स का भी। प्लस फ्रांस के साथ हमारा ऑलरेडी ये भी जॉइंट स्टेटमेंट में है, हेलीकॉप्टर इंजन्स के लिए, फॉर और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। सो मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर के साथ भी हेलीकॉप्टर फॉर सिविल सेक्टर्स, हेलीकॉप्टर्स फॉर सिविल, नॉट फॉर मल्टी रोल फौजी हेलीकॉप्टर नहीं, नॉर्मल आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए चाहिए। सो वो भी यहाँ बनने वाला है। सो मेरे ख्याल में ये फ्रांस इंडिया का जो पार्टनरशिप है ये बढ़ता जाएगा। फ्रांस के साथ ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस इज पार्ट ऑफ द वेस्ट। उससे क्या है कि कोई आपको ना नहीं बोल रहा है। जैसे रशिया के साथ प्रॉब्लम है, अगर आप रशिया से कुछ लोगे तो यूएसए को आपत्ति है उससे, राइट। इसमें भी आपत्ति है, इसीलिए तो ये यूएसए को प्रॉब्लम है, इसके अंदर भी अड़चन डाल सकता है। और जिस तरीके से इन्होंने रफाल के बारे में जो अफवाह फैली है, आपको याद है ऑप सिंदूर के दौरान, आफ्टर ऑल ऑप सिंदूर में अभी बड़ा क्लियर है कि अच्छे रफाल नहीं गिरे थे। ओके, और ये जो भी कहानी बनाया था चीनियों ने, पाकिस्तान और यूएसए ने मिलकर बनाया अगेंस्ट रफाल। इट वाज मोर ओरिएंटेड टू पुट डाउन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री रादर देन द इंडियन आर्मी। ये सब पता है, ये हो गया खत्म। सो ये क्लियर हो जाएगा तो 114 रफाल भी अगले 2 साल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज गोइंग ऑन अ प्रॉपर ट्रेजेक्टरी। प्लस फ्रांस का एक ये है कि फ्रांस इज नॉट रशिया वेयर इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम विद यूएसए। दूसरी बात है कि यूएसए से अगर आप कुछ खरीदोगे, जेट खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, उसका एक एंड यूजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। उससे क्या है कि इट इज यूएसए विच विल डिसाइड
कि हम इस जो भी विमान खरीदोगे, तोप खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, तो किसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? दैट इज प्रॉब्लमेटिक विद यूएसए ऑलवेज। उसके लिए हर वक्त डील करने से उनके साथ बात करना पड़ता है बैठ के। सो फ्रांस के साथ वो प्रॉब्लम है ही नहीं, देयर नो इशू, राइट? सो फ्रांस डजंट हैव, ये पहले से ही हमें इट इज इजी। सो फ्रांस के साथ कोई एंड यूजर ये नहीं है, कुछ नहीं है, एंड फ्रांस इज क्वाइट इंडिपेंडेंट। अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच स्टैंडर्ड्स, उनका एमिनेशन स्टैंडर्ड्स, उनका गाड़ियों का स्टैंडर्ड सब अलग है। ये नाटो स्टैंडर्ड के विपरीत है, राइट? और नाटो में भी फ्रांस कभी रह चुका है, कभी बाहर जा चुका है। सो इट फ्रांस हैज ऑलवेज बीन फॉलोइंग एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और उनका सोच विचार अलग है, उनका टेक्नोलॉजी अच्छा है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए हमें। सो मेरे ख्याल में दिस इंडिया फ्रांस एग्रीमेंट विच इज गोइंग टू गो थ्रू इज वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, क्योंकि फ्रांस के साथ प्रॉब्लम्स जो यूएसए के साथ है, जो रशिया के साथ है, वो है ही नहीं। और उनको चाहिए पैसा, ठीक है, पैसा दे दो, टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं आज। सिर्फ पहले 4 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं देता था, अभी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। और बात यह है कि कंपटीशन है, रशिया का भी कंपटीशन है इसमें, यूएसए का भी कंपटीशन है, फ्रांस का भी कंपटीशन है, और यूरोप का भी कंपटीशन है। जो ज्यादा देगा हमें सस्ता देगा, हम ले लेंगे, और सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर के लिए कदम बढ़ाएगा, हम ले लेंगे उनसे। सो आई थिंक वी विल नॉट गेट फुल टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट विल गेट something made in India, or which is rooted in India, and there you can sort that out. There's no problem in that. तो मोटे मोटे फ्रांस के साथ एक ये मैं है। इसी में ये मैं देखता हूँ कि यूएस के साथ में जो ट्रेड डील हुआ है और उसमें जो भी राइटिंग में जो कुछ भी दिख रहा है, उसमें डिफेंस डील्स का मेंशन नहीं है और उसमें आर्म्स का मेंशन नहीं है। सी, ये एफटीए में इट्स अ ट्रेड डील, what trade is not, defense is not part of नो, आई trade. एम टॉकिंग अबाउट दैट क्लॉज दैट $500 बिलियन I'll का come to that. परचेज करेगा। Yeah, वो but the परचेज वाली जो point is, बात है, वो उन्होंने बोला है कि इंडिया इंटेंड्स टू परचेज $500 वर्थ ऑफ आइटम फ्रॉम यूएसए। ये नहीं कि कौन से आइटम्स, और उसमें तो आपका ये जो इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग वो तो है, बट उसका जो बल्क जो है टेक्नोलॉजी, दिस काइंड ऑफ थिंग दे मेंशन। they mentioned, but they'll not talk of defense. They should not also. It's kept out, but that's part of it. It's not अलग, क्योंकि नियरली $100 बिलियन तो एयरक्राफ्ट ही है जो हम ले रहे हैं, उनका ओरायन पोसाइडन ले रहे हैं हम, और भी जो पाइपलाइन में है, इट्स पार्ट ऑफ दैट। इसका इंडिगो का और एयर इंडिया का जो बोइंग का जो ऑर्डर बोइंग का डील है, वो भी है। अबाउट $200 बिलियन और सो। दैट्स व्हाई सेड, आपका जो डील है फ्रांस और यूएसए के साथ है फॉर सिविल एयरक्राफ्ट, right? Indigo has dealt with Boeing, and Tata is dealing with Airbus. So you have the highest orders in the world as far as civil aircraft are concerned. ये हमारा ही है दोनों के ऊपर। और जो दो मास मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एयरक्राफ्ट कौन से हैं, बोइंग और एयरबस। सो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इसमें कि वन अगेंस्ट द अदर, क्योंकि वी आर टेकिंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम यूएसए ऑल्सो, खास करके एयरक्राफ्ट, मोटा हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट। सो फाइन, इनका फाइटर एयरक्राफ्ट, उनका हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, इट्स आल्सो स्प्रेड आउट। उनसे, बोइंग से हम एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, यहाँ एयरबस से ले रहे हैं, और एम्ब्रेयर को भी लेके आ रहे हैं साथ। सो वी विल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ गोइंग वेयर वी वांट। एक और इसमें रशिया का भी IL-114 लेके आ रहे हैं। हमारे आईएएफ के फ्लीट में पहले AN-32 और AN-12 एयरक्राफ्ट थे, जिसमें 40-50 लोग जा सकते हैं, 30 से 40 लोग। ये उसका रिप्लेसमेंट हम रशिया से ले रहे हैं, IL-76। सो एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो वी आर टेकिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम रशिया, वी आर टेकिंग फ्रॉम यूएसए, यू आर टेकिंग फ्रॉम ब्राजील और फ्रांस, और कोई बचा ही नहीं बेचने वाला। सो वी आर बैलेंस्ड, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, वो भी खुश रहेंगे। सो आई थिंक वी आर ऑन अ गुड विकेट,
जहां तक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उसके लिए इट्स ओपन बिडिंग सिस्टम, जो दे सकता हम लेंगे और हमें जरूरत है। बट मोर इम्पोर्टेंट देन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, हमें यूरेनियम कहाँ से मिलेगा? रिएक्टर तो आप बरामद कर लोगे, उसको माल मसाला चाहिए यूरेनियम, वो उसके लिए हमें थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। पर क्योंकि आज के दिन यूरेनियम आपको कजाकिस्तान में मिलता है, रशिया में मिलता है और इधर कनाडा में मिलता है। सो कनाडा के साथ तो हम बात कर ही रहे हैं, रशिया के और कजाकिस्तान के साथ हो रहा है, ऑलरेडी है। सो आई थिंक वी हैव टू थिंक, और यूरेनियम कितना चाहिए हमें, और यूरेनियम के रिक्वायरमेंट हमें और जरूरत है, क्योंकि जो थोरियम का जो हमारा प्लान है, 3 स्टेज थोरियम प्लान फॉर हाँ, एनर्जी, ऊर्जा के सेकंड लिए। स्टेज विल गो क्रिटिकल और उसके बाद फिर थर्ड स्टेज में सेकेंड स्टेज तो इट्स गॉन क्रिटिकल, वो तो लोडिंग हो गया है। द लोडिंग मोमेंट हुआ इट है, स्टार्ट्स, क्रिटिकल नहीं हुआ अभी, शायद आई थिंक नहीं अप्रैल में होना। क्रिटिकल, right, see critical is what, well, let me explain. The second stage has started. A fast breeder reactor तो है ही हमारे पास, thorium blanket है। That thorium blanket has to go to a level where it starts giving uranium 233, right? And then it goes into the third stage. मेरे ख्याल में उसके लिए 2-3 साल और लगेगा। It takes time. ये वो स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद तो अनलिमिटेड एनर्जी है। हाँ, अनलिमिटेड एनर्जी है, बट वी हैव टू इन्वेस्ट टू इम्प्रूव और थोरियम रिएक्टर्स, वो अलग बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें पैसे डालने की जरूरत है। एक्चुअली एक और चीज है, आपको लिथियम की जरूरत है उसके लिए, और वो लिथियम के लिए हम एक्चुअली चिली के साथ बात करना शुरू कर दिया, चिली के क्योंकि साथ कर चुके हैं, यस। कर चुके हैं, और इनफैक्ट उल्टा है एक्चुअली, उधर चिली के अंदर बहुत लिथियम है, और चिली हैज बीन टेलिंग इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम कि आके लिथियम ले लो। हमारे पास वो ये नहीं था कि वहां से लेके हम करें क्या लिथियम के साथ, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था टू कन्वर्ट लिथियम इनटू समथिंग यूजफुल। चाइना हैज इन्वेस्टेड लॉट इन चिली, बट अभी दोबारा हमने शुरू कर दिया कि भाई लिथियम ले आओ। आपको लिथियम लिथियम आयन बैटरीज के लिए नहीं चाहिए, आपको लिथियम चाहिए आपके थोरियम साइकिल के लिए, राइट? सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आज के दिन भारत के अंदर जो तरक्की हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हर तरीके से अगर आप देखोगे तो तरक्की हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ बांग्लादेश के साथ हमें ये प्रॉब्लम करना है, नहीं करना है। वो आप देख कितना एफटीए हो गए, और आपके आत्मनिर्भरता का कितना आगे आप बढ़ गए। हर एक चीज बहुत तेजी से हो रहा है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि क्या हम ज्यादा तेज चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा तेज चल रहे हैं, नहीं एक्चुअली फैक्ट है ये। बिफोर वी ये एंड डिस्कस पाकिस्तान, या अभी जो है ये सडनली ये किराना हिल्स हैज कम इनटू द न्यूज़ कि साहब किराना हिल्स में तो कुछ हुआ था, और जो हमारे ऑफिशियल सर्कल्स में है वो पहले एम्बिगुअस साउंड कर रहे थे, अब तो उधर से भी आने लगा कि हाँ भाई हुआ था, कुछ तो हुआ था, हमने किया था। तो देखिए, या आई एग्री। देखिए, मैंने जब ऑप सिंदूर हुआ था उसके बाद जब एनालिसिस हुआ, उसी वक्त मैंने बता दिया कि 10 मई को पाकिस्तान वाज इन नो शेप टू यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन्स था, पर दे कांट यूज इट। ओके, क्यों? उस वक्त ही मैंने बताया था कि भाई किराना हिल्स में जो भी था वो लगा है, अभी वो क्लैरिफाई हो गया है, इसमें और कुछ नहीं। ये क्या ये इसके वजह से पूरा पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स नष्ट हो गए? नहीं हुए। वी शुडंट बी देयर, बट एक या दो लगे हैं वहां, उसके जरिए अंदर कुछ हो गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो अपना न्यूक्लियर सिस्टम्स को इतना आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सी, एनी वेपन सिस्टम जिसको झटका लग गया ना, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। हमारा इसमें हर साल हर वेपन, हर बॉम्ब, हर एम्यूनिशन को आप इस चेक करते हैं हम एज अ रूटीन। साल में एक बार उसका इंस्पेक्शन होता है, और वो इंस्पेक्शन में हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि क्या ये सेफ है, अनसेफ है, क्या है।
अगर अनसेफ है तो किस लिए अनसेफ है? क्या ये रिपेयर हो सकता है या इसको नष्ट करना पड़ेगा? अगर नष्ट करना पड़ेगा तो आउट हो जाता है, अगर शेल्फ लाइफ हो गया आउट हो जाता है। इट इज पार्ट ऑफ आवर रूटीन फौज के अंदर, राइट? क्यों हम ये सब इतना डिटेल में क्यों करते हैं? हर साल हर राउंड को इंस्पेक्ट करते हैं, बुलेट को भी इंस्पेक्ट करते हैं हम। क्यों? क्योंकि अगर कल के दिन अगर आप फायर करना चाहते हो लड़ाई में, वो फेल नहीं होना चाहिए। ओके, उसी तरीके से पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर वेपन्स के साथ भी वही कहानी है। आपको भरोसा आना चाहिए कि आप फायर करते वक्त वो काम करेगा या नहीं करेगा। सो एक बार अगर ऐसे झटका लग गया, आपका पूरा सिस्टम अगर अंदर हिल गया, आपका एसी सिस्टम टूट गया, या अगर बिजली का सिस्टम, ये नहीं पता कि अंदर हुआ क्या, हुआ तो है, तो क्या वो इस्तेमाल कर सकता है वो आइटम? पहले तो उस वक्त 10 तारीख को तो वो अंदर भी नहीं जा पाते थे। शायद अंदर जा सकते हैं, आई एम श्योर दे वर नॉट एबल टू गो इनसाइड टू पिक अप समथिंग। अभी क्या है, उनको डाउट हुआ होगा। उसी वक्त ये खबर आया था कि वो न्यूक्लियर लीक को बंद करने के लिए वो बोरॉन लेके आ रहे थे, मेरे ख्याल में रशिया से। एक प्लेन इजिप्ट से रशिया गया, इजिप्ट रशिया से, इजिप्ट नहीं, इजिप्ट से चाइना गया था उस वक्त, और चाइना से लेके आए। क्यों लेके आए थे सब? उसी वक्त हमने बात किया था, अगर आपको याद है तो। हम रोज करते थे उस वक्त, आप और हम और जनरल राजीव नारायणन। उसी वक्त ये किराना हिल्स का भी हमारा डिस्कशन है। इट्स क्लियर। एंड ओवरऑल आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी कि कुछ करे हमारे साथ। क्योंकि आप देखिए, अभी तक पिक्चर्स आ रहे हैं कि इनके जो जितने हैंगर लगे हैं ना, बोलारी एयरबेस का कल परसों ही पिक्चर आया था ट्विटर के अंदर, अभी भी वो बना रहे हैं, उसको दोबारा खड़ा नहीं कर पाए। उसी तरीके से हर जगह वही प्रॉब्लम है। एक नंबर दो, आप देखिए अभी ये बड़ा क्लियर है, उनका 15-16 हवाई जहाज गिर गए थे, उसके इंक्लूडिंग एवैक्स वगैरह। उसका रिप्लेसमेंट कुछ किया है इन्होंने? नहीं किया, पैसे क्योंकि चाहिए सर, पैसा नहीं है। पैसे। अरे पैसे नहीं है, भिखारी है। भिखारी का कहाँ तक, कितना तक वो उसका, राइट? सो वो हो नहीं पाया। चाइना ने कुछ दिया आज तक? उस वक्त बोल रहे थे कि हम J-35 देंगे, ये सब कुछ जो ऑन भी है द उनको कॉन्ट्ररी, यूएई $2 बिलियन वापस ले रहा है। वापस ले रहा है, राइट? सो नाउ अमेरिका ने पैसा दिया, अमेरिका, हाँ। आप ये पाकिस्तान का इतिहास देखिए। अयूब खान जब प्रेसिडेंट था, तो क्योंकि पाकिस्तान जॉइंट सियाटो सेंटो वगैरह, उस वक्त यूएसए का मदद मिला था इनको, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह फ्री पैसा दिया। उसके बाद जियाउल हक जब डिक्टेटर था, तो पहला युद्ध जो अफगान कैंपेन अगेंस्ट यूएसएसआर जो अफगानिस्तान में चला था, इसने मुजाहिदीन बना के अंदर भेजा वगैरह वगैरह के लिए, इसको $2 बिलियन मिले थे। उस वक्त कार्टर था उस वक्त प्रेसिडेंट, और पहले कार्टर ने इसको $400 मिलियन दिया था। तो इसने बोला कि भाई ये पीनट्स हैं, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि वो कार्टर भी वो मूंगफली का फार्मर है, तो ये कहते हैं ये मूंगफली के भाव में नहीं बेचूंगा पाकिस्तान। फिर यूएसए ने इनको $2 बिलियन दिया था। फिर अभी परवेज मुशर्रफ के टाइम में इनको $30 बिलियन मिला है। ये हिसाब है फ्रॉम यूएसए। अभी जो भी इस मुल्ला ने किया, ट्रंप ने क्या दिया है इसको अभी तक? कोई गिना सकता है कि पैसा दिया है क्या है? ट्रंप तो उसको चूस रहा है कि भाई आज चूस आप रहा बंदा लगाओ है। गाजा में, जब तक ठीक है। और दूसरा, जो तुम्हारे पास रेकोडेक में माइन है, उसका कॉपर चाहिए हमें। वो तो बोल रहा है ठीक है मैं दूंगा, 1.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करूंगा अगर मेरे को दोगे तो। अगर उसको दे दिया तो बगल में सैंडक है, जहाँ चाइनीज है, उनके प्रॉब्लम में हो जाएगा। बलूचिस्तान का हालत वैसे बिगड़ा हुआ है। तो ट्रंप ने इसको पैसा नहीं देना है, तो इसको हथियार नहीं मिला है तब से अभी तक, और कोई नया हथियार नहीं मिला। तो जो खराब हो गया उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो लोग, पाकिस्तान का हालत हर रोज बिगड़ता जा रहा है। मिलिट्री हालत तो खत्म हो गया, अब ये एशिया कप में भी जूते पड़े हैं। अच्छा भला बॉयकॉट कर देता तो फिर ठीक, बॉयकॉट इज्जत बच जाती थोड़ी बहुत। इज्जत बच जाती, राइट?
पर प्रॉब्लम क्या है था, बड़ा हमें हमें भी पता था कि सबको पता है कि अगर वो विड्रॉ करके बॉयकॉट कर लेता तो पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलेगा तो जाएगा कहाँ पे, वैसे भी भिखारी है। खेल खेल लेगा तो पिट जाएगा, वैसे और दूसरी तरीके का भिखारी हो जाएगा। इट्स जस्ट चेंज ऑफ शेप ऑफ भिखारी, एक भिखारी टू अदर भिखारी। तो रेट पिट गया, उसका इज्जत लुट गई। सो आई डोंट नो वेदर पाकिस्तान एक वायबल स्टेट रहेगा कि नहीं। और मेरा ख्याल में बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है इज समथिंग डिफरेंट। अब की बार बलूचिस्तान में जो ऑप हेरॉफ हुआ है, इसमें 14-15 जगह इन्होंने घात लगाया है और पाकिस्तानियों को पीटा है, सब कुछ हो गया, मार दिया सब कुछ। बट उसका इफेक्ट क्या है? पाकिस्तान ने क्या किया? उल्टा कुछ नहीं किया। उनका जो पॉलिटिशियन है अख्तर हाँ, मैंगल, उसने तो बोल दिया पाकिस्तान वॉज हैप्पी टू बी एब्सेंट। एब्सेंट, या पाकिस्तान करेक्ट, दे कुडंट डू एनीथिंग। यहाँ तक कि क्वेटा को बंद कर दिया जी। बड़ा क्यों बंद किया? नहीं, क्वेटा का कैंटोनमेंट को बंद कर दिया। ये नहीं कि फौजी जाके बाहर लड़े, उन्होंने क्वेटा को बंद करके बैठ गए कि भाई वो बाहर के मिलिटेंट आ जाएंगे, राइट। अख्तर मैंगल ने बोल दिया, वो पाकिस्तान का सॉरी बलूचिस्तान का लीडर है, उसने तो बोल दिया कि भाई ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है बहुत आगे बढ़ चुका है, ये सुलह नहीं हो सकता है। यहाँ अच्छा एक और है इनका, मौलाना मौलाना हिदायतुर रहमान, जो ग्वादर हक दो तहरीक का लीडर है, राइट। उसने जाके और वो उसने चलाया था अभियान 1 महीने के लिए, 2-3 साल पहले ग्वादर को पूरा बंद कर दिया था। काफी पावरफुल आदमी है, पर वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नहीं था। अब वो बोल रहा है कि भाई देखो, ये जो ऑप हिराफ में हुआ है, ये जो बलूचिस्तान के बीएलए के लोग आए थे, उनको लोग आम आदमी बलूचिस्तान के अंदर जूस पिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, और पाकिस्तान के आर्मी को कुछ नहीं देते थे, दे रहे थे कुछ, ना कबर ना कुछ। तो मामला बदल गया है बलूचिस्तान में। तो और वहां ये बेच रहा है, चूरन बेच रहा है यूएसए को कि भाई आप यहां से तांबा ले लो रेकोडिक से, और पासनी ले लो, और यूएसए एक पैसा भी नहीं उसके अंदर दे रहा है। सी माई प्रॉब्लम इज दिस, अगर वहां है कॉपर है, इसमें डाउट नहीं है, और यूएसए वांट्स दैट कॉपर, इट्स पार्ट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल प्लान ऑफ यूएसए, एंड दे विल किक आउट चाइना फ्रॉम देयर, सब कुछ हो जाएगा। बट ये बीएलए का प्रॉब्लम कैसे सुलझाए पाकिस्तान? उनके पास कोई रास्ता नहीं है। सो अगर रास्ता नहीं है, एक चीज, एक सवाल मैं आजकल मेरे दिमाग में घूम रहा है, क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ डील करेगा डायरेक्ट? ऑलरेडी चाइना ने बलूच रिबल्स के साथ डील कर लिया है, क्योंकि ये लास्ट अटैक में दे डिडंट टच चाइनीज। अगर वो डील हो गया तो पाकिस्तान का सॉवरेनिटी गया, बलूचिस्तान विल गेट रिकॉग्नाइज। अगर वो हो गया तो धीरे धीरे आप देखोगे पाकिस्तान कहां जा रहा है। इसी अर्लियर हम बात करते थे ना कि पाकिस्तान टूट जाएगा, 4 हिस्से में टूट जाएगा, 5 हिस्से में टूट जाएगा, ये हम बात करते थे। कुछ तो हमारा उम्मीद है कि वो टूट जाएगा, राइट। और बट ये एक्चुअली हो रहा है। अगर वहां मिनरल्स हैं, पाकिस्तान आर्मी कांट गारंटी सिक्योरिटी, क्योंकि वहां से निकालने के लिए आपको ना वहां रोड है, ना पानी है, बिजली है, और ना रेलवे ट्रैक है, और वहां आउटपोर्ट पासने तक आपको रेलवे ट्रैक बिछाने की जरूरत है। वो सबके लिए सिक्योरिटी चाहिए, जो पाकिस्तान आर्मी की बस की बात नहीं है। अगर उन सबके बस की बात नहीं है तो एक दिन ये उससे बोलेगा क्यों मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ बात करूं, उसको तो तंबा चाहिए। वो बलूचिस्तान लोगों के साथ बात करेगा कि भाई टू यू एनेबल ऑल दिस, मैं मेरे से पैसा ले लो। और बलूचिस्तान के जो रिबल्स हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो पुराने जमाने के ट्राइबल्स नहीं है। ये सब बच्चे हैं, युवक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और साइंटिस्ट हैं, और कंप्यूटर जो एआई शे जानते हैं, वो हैं ये बलूचिस्तान के लड़ाई में लड़ रहे हैं हथियार उठा के आज के दिन। उन सबको पता है कि क्या हो रहा है वहां, रेकोडिक में कितना तांबा है। सो आई थिंक ये देखेंगे मैं किस तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह आगे बढ़ेगा।
अगर यूएसए ने डील कर दिया तो पाकिस्तान तो गया, फिर वक्त की बात है कि पाकिस्तान टूट जाएगा। तो लेट अस सी हाउ थिंग्स गो, एंड तब तक ये तो भिखारी भीख मांगते रहेंगे। मांगने पर दीजिए। अभी तो और कुछ नहीं हुआ तो बेचारे बाजवा को ही पिटाई कर दिया। तो वो तो होता रहेगा जी वहां। पर एक चीज हमें याद रखना चाहिए, ये पाकिस्तान की सोच क्या है। पाकिस्तान का सोच है विक्ट्री इज द एबिलिटी टू कीप फाइटिंग। यस, ये याद विक्ट्री इज रखना टू चाहिए, नेवर कंसीड डिफीट। नेवर कंसीडर डिफीट, कि भाई लड़ते रहो। उनका आई थिंक दैट उनका इज सोच वाई ये है। हमारा जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर बोले थे ना कि हमें कुछ टेरिटरी ऑक्यूपाई करना पड़ेगा तब ये डिफीट मानेंगे, तब वैसे नहीं ये, मानेंगे। हाँ, राइट। तो एक ये है, और एक पुराना किस्सा पाकिस्तान में, सुना देता हूँ। बोलिए। एक पुराना किस्सा सुना देता हूँ कि साहब की दो पहलवानों में लड़ाई हुई, तो एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को चित कर दिया, तो उसकी पीठ लगा दी। तो नॉर्मली रूल्स में तो ये कि भाई पीठ लग गई तो हार गए। तो वो जो दूसरा पहलवान था उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी टांग ऊपर कर दी, तो मेरी टांग तो ऊपर है, जल गई तो क्या हुआ। तो जो दूसरा पहलवान था उसने उसकी बड़ी मुश्किल से उसकी टांग में वो फंसा के उसको टांग को भी नीचे की, तो उसने अपना हाथ उठा दिया कि देखो मेरा हाथ उठा हुआ है। तब वो जो जिसने उसको चित किया था वो ऊपर से उसके लेट के और उसके हाथ पैर सबको पिन किया नीचे, तो और हंसने लगा कि इससे क्या होता है, देखो मेरी नाक तो ऊपर है। ऊपर है। तो इसीलिए पाकिस्तान की नाक हमेशा ऊपर रहती है, आप कुछ भी हाँ, कर लीजिए। ये अभी भी देखिए, ये जो मैच का किस्सा हुआ था, मैच होने से एक दिन पहले ये हमीद मीर ने एक वीडियो जारी किया था, कहता कि पाकिस्तान ऑलरेडी जीत चुका है ये खेल, ये बाजी। हाँ, ऑलरेडी जीत चुका हाँ, है, अभी भी बोल रहे ऑलरेडी हैं जीत कि हारने से चुका। क्या हुआ, हम तो जीत चुके थे पहले ही। हम तो जीत चुके हैं, हमने तो, राइट। सो ये पाकिस्तान ऐसे रहेगा, बट हमें, हाँ, एंटरटेनमेंट करता रहेगा। अच्छी बात है, हमारा हौसला बढ़ जाएगा, उनको अगला मैच में भी आके 4-5 छक्के लगा दो और खत्म कर दो, और वो भी खुश रहे हार में। ठीक, अगर वो उनका सोच विचार यही है कि हारने से ही जीत है, तो ऑल द बेस्ट, कुछ भी कर लो, राइट। सो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान, you'll see, ये नीचे जा रहा है, इसमें डाउट कोई नहीं है, डिजेनरेट हो रहा है, इसमें डाउट नहीं है, बट you'll see थिंग्स, आई थिंक, मेरे हिसाब से जो बलूचिस्तान में अभी जो अटैक हुआ है और ये पूरा कहानी है, you'll see certain things which are happening, which हमारे सोच के बाहर है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी जारी किया था ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, मिलिट्री मिनरल्स, और यू नो या मिलिटेंसी, मिलिट्री मिनरल्स और मिलिटेंसी, ये 3 M है बलूचिस्तान में। और विल टॉक ऑफ इट सम अदर डे, अगला किस्सा जब आएगा मैं आपको क्लियर बताऊंगा, अगला डेवलपमेंट अगर आएगा। जी। और उसके बाद जो बलूचिस्तान में जो भी हुआ है, उसके बाद काफी वेस्टर्न पत्रकार जो हैं उन्होंने लिखा है कि अमेरिका इज गोइंग इनटू बलूचिस्तान टू गेट कॉपर, वहां तो हालत खराब है। सो आई थिंक अ डील बिटवीन बलूच पीपल एंड यूएसए इज ऑन द कार्ड्स। और यहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ, अगर आप और कोई बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। आज तक ऑलरेडी वी आर 1 hour 10 minutes, तो या, आज तो यहीं पे बंद करते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।